Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta July 2020 current affair compilation. We have already done 30 pages. आज हम 31 पेज से स्टार्ट करेंगे. So चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए इफ़ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन, बिकॉज नोटिफिकेशन तभी मिलता है जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं. सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो जुलाई के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं. प्लेलिस्ट में जल्दी से ही जून का भी अपडेट कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. सो प्रीलिम्स इज़ ऑल्सो वेरी नियर. सो अपनी जो रिवीजन है उसको पीक पर रखिए, बार बार रिवाइज करिए. सो लेट्स स्टार्ट. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर. तो रिसेंटली ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जहां पर जो लोकल अथॉरिटी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर कि वो ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटर बने. इशू क्या है? हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, 2 पिटीशंस फाइल हुई थी महाराष्ट्र के विलेज पंचायत ऑर्डिनेंस 2020 एंड गवर्नमेंट के रिजोल्यूशंस जो इशू किए थे स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने. जो जीआरएस थे मीन्स गवर्नमेंट के जो रिजोल्यूशन थे एंड जो ऑर्डिनेंस थे उन्हें चैलेंज किया गया कि जो अपॉइंटमेंट है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की उससे रिलेटेड मीन्स चैलेंज किया गया. एंड ग्रुप ऑफ पिटीशंस ऑल्सो चैलेंज्ड कि जो सेक्शन 151 है महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट का, उसको जो अमेंड किया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट इन केस द स्टेट इलेक्शन, अगर मान लीजिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शंस नहीं करवा पाता है नेचुरल कैलामिटी की वजह से या पैंडेमिक जैसे कोरोना की वजह से या फाइनेंशियल इमरजेंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव इमरजेंसी की वजह से, तो जो अपॉइंटमेंट होगी एडमिनिस्ट्रेटर्स की उसको क्यों अमेंड किया गया. पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट है वो कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है एंड इस तरीके के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसका लोकल गवर्नेंस पर एक एडवर्स असर पड़ सकता है. स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी पंचायत को चलाने के लिए क्योंकि पैंडमिक की वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाए थे एंड बहुत सारे जो ग्राम पंचायत हैं स्टेट के अंदर या जो सर्वेंट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, तो इसीलिए उनको अपॉइंट करना एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पे वो मुश्किल था, इसलिए प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया गया. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इंटरिम मेजर के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट किए गए ऑर्डिनेंस एंड रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के ऑफिसर ही होने चाहिए. अगर नहीं मिल पाते हैं तो प्राइवेट इंडिविजुअल की भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है, जब तक वो ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होते. तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या होना चाहिए? उसी विलेज का रेजिडेंट होना चाहिए या वोटर लिस्ट पे उसका नाम होना चाहिए. ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है. एंड जो लोकल अथॉरिटी ऑफिसेज हैं वो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए. तो बेसिकली यही था कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उन्हें ही अपॉइंट कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए प्राइवेट लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हैं. देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने काफ़ी बार पढ़ा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस ऑफ कंटेम्प्ट है वो रजिस्टर किया किसके अगेंस्ट? लॉयर प्रशांत भूषण के अगेंस्ट, कि इन्होंने जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है ये किया है. एंड पिटीशन फाइल हुई थी क्योंकि इन्होंने 2 ट्वीट्स किए थे भूषण जी ने लास्ट 2 मंथ्स के अंदर. तो लॉयर ने कहा, लॉयर हैड कमेंटेड मीन्स जो प्रशांत भूषण है इन्होंने कमेंट किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, ऐसे बोबडे जी पर, एंड गवर्न की जो फंक्शनिंग है लास्ट 4 चीफ जस्टिस की उनके ऊपर. सो ये इशू था. कॉन्टेम्प्ट क्या होता है? कॉन्टेम्प्ट मीन्स जब बेसिक आइडिया यही हो, कॉन्टेम्प्ट लॉ का यही है बेसिक आइडिया कि उन लोगों को पनिश करना जो कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते. एंड कंटेम्प्ट इज़ ऑल्सो यूज टू पनिश स्पीच. अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कोर्ट की डिग्निटी कम हो या आप जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट माना जाता है. 2 होते हैं, सिविल और क्रिमिनल. सिविल जब आप जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर का ओबीडियंस नहीं करते या जानबूझ के ब्रीच करते हैं. एंड क्रिमिनल जब आप लिखकर या बोलकर कुछ ऐसा करें जिससे कोर्ट की जो वर्किंग्स हैं वो स्कैंडलाइज हो या आप उनकी काम में इंटरफेयर करें या उनकी अथॉरिटी को लोअर करें. सो दिस इज़ ऑल. कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस ध्यान रखिएगा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 129 एंड 215 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये पावर देते हैं कि वो कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 का सेक्शन नंबर 10 भी हाई कोर्ट की पावर को बताता है.
नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा है ना दैट वी हैव द राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये प्रोवाइड करता है। देन वाई कोर्ट्स नीड कंटेम्प्ट पावर्स, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंट नेचर है उसको सस्टेन करने के लिए अगर जुडिशरी कोई ऑर्डर इशू करती है तो गवर्नमेंट को भी उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, चाहे फिर वो कोई प्राइवेट पार्टी ही क्यों ना हो। नाउ इश्यूज़ क्या है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए यही कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, तो हम बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगेन आप ऐसा नहीं बोल सकते जिससे जो जुडिशरी है उसकी मीन्स उसके लिए जो वो कंटेम्प्ट माना जाए, या मीन्स आप उसको जो कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उसको आप क्या करने की कोशिश करें, थोड़ा डेरोगेट करने की कोशिश करें। सो नाउ ये एनालिसिस देख लेते हैं भूषण केस की। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की मिस्टर भूषण के खिलाफ, कि कोर्ट के जो कंटेम्प्ट है वो आपने किया है। एंड कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखिए मिस्टर भूषण के जो ट्वीट्स थे उसमें कुछ ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं था, उन्होंने अपनी फंडामेंटल राइट का यूज़ किया। एंड कंक्लूजन यही है कि जो लॉ है क्रिमिनल कोर्ट का वो असिंक्रोनस है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम यही बोलता है दैट यू कैन स्पीक एनीथिंग, लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट यही बोलता है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो जुडिशरी को मीन्स गलत लगे। सो क्या करने की ज़रूरत है, रिविजिट तो करना ही होगा लॉ को, एंड टेस्ट ऑफ कंटेम्प्ट को भी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। जो कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स होते हैं क्वेश्चन में वो एक्चुअली कोर्ट को उनका काम करने से भी रोकते हैं। कुछ कंटेम्प्ट लॉज देखें कुछ अदर कंट्रीज़ में, कनाडा जो है वो टेस्ट इट्स टेस्ट फॉर कंटेम्प्ट टू रियल सब्सटेंशियल एंड इमीडिएट डेंजर्स, मतलब कोई डेंजर खतरे की बात हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पर कंटेम्प्ट माना जाता है। अमेरिकन कोर्ट जो है वो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट यूज़ नहीं करता। इंग्लैंड के अंदर भी लीगल पोजीशन इवॉल्व हो चुकी है। नाउ टॉपिक्स कुछ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स के किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पार्लियामेंट का, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो मध्य प्रदेश की जो मिनिस्ट्री है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से ज़्यादा हो गई है। तो कांग्रेस जो है वो कोर्ट में चला गया कि जो मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है मध्य प्रदेश के अंदर वो लिमिट से ज़्यादा हो गई। रिसेंटली जो 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 8 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को इंक्लूड किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर था वो 34 हो गया। एंड ये 15% जो स्ट्रेंथ बताते हैं उससे ज़्यादा है, 206 के 15% से ज़्यादा है, मीन्स 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे लेकिन 34 हो गए। नाउ असेंबली की जो स्ट्रेंथ है 228 जो हो गई थी मार्च में, जब 22 जो कांग्रेस एमएलएस थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था एंड वो बीजेपी में चले गए थे। एंड 2 सीट्स इसलिए हो गई थी क्योंकि दो की किसी की डेथ हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 164 सबसेक्शन 1A यही कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके अंदर 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ये जो प्रोविज़न है ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका एक एक्सेप्शन भी है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके वो 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो गवर्नर को एड हेल्प करेंगे एंड उनको एडवाइस करेंगे। 164 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे असेंबली के लिए। एंड 164 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि कोई भी पर्सन मिनिस्टर रह सकता है बिना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बने हुए 6 मंथ्स तक। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर मिनिस्टर बनना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मिनिस्टर आप बिना मेंबर बने हुए भी 6 महीने तक रह सकते हैं। नाउ कुछ टॉपिक्स, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कैसे काम करती है, मिनिस्ट्रीज कैसे काम करती हैं, प्रेशर ग्रुप्स, कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड उनका रोल इन द पॉलिटी। तो पुलिस रिफॉर्म एंड क्रूशियल जुडिशियल एक्टर। तो फादर एंड सन की डेथ हुई एक कहाँ पर, तमिलनाडु के थुथुकुडी सथनकुलम वहाँ पर। तो टॉपिक पर मीन्स फोकस आ गया इस टॉपिक पर कि पुलिस रिफॉर्म्स एंड जुडिशरी का क्या रोल है।
जुडिशरी एक सोर्स है होप का एंड एक्शन का, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को पहले भी मींस हैंडल किया है मल्टीपल टाइम्स 1990s में भी, जब जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी भी हुआ था, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल भी हुआ था कि राइट टू लाइफ है, राइट टू नो है, एंड कोर्ट के पास जो पावर है अरेस्ट करने की एंड अक्यूज्ड पर्सन को कि वो अवेयर हो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन का कि भाई जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो क्यों अरेस्ट हो रहा है, उसके फ्रेंड्स और फैमिली को बताना, तो ये सब अपने आप ही गाइडलाइंस है। देन आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है 2008, जो कि स्टैट्यूटरी बैकिंग भी देता है इन गाइडलाइंस को, एंड इसकी वजह से ये कानून भी बना हुआ है। फाइनली प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर भी कोर्ट ने कहा था कि नए लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट्स पास करे एंड एक रोबस्ट सेटअप बनाना होगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि आंसरेबिलिटी होनी चाहिए ना। और क्या करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत है, एंड टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए जैसे नार्को एनालिसिस, वीडियो रिकॉर्डिंग, सो इससे पुलिस वायलेंस थोड़ा कम हो सकता है, एंड कैमराज होने चाहिए पुलिस स्टेशंस में भी। क्या जुडिशियल इंटरवेंशंस जो है इस वायलेंस को कब करने में फेल हो गए हैं, तो एक ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए नहीं, एक ऑर्डिनरी मैजिस्ट्रेट के लिए जो कि एक जुडिशियल एक्टर होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टू रियलाइज़ कि कुछ चेंजेस हैं इन पुलिस प्रैक्टिसेस, एंड जो गैप है हाईएस्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के बीच में उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करना होगा बार बार स्टडीज़ करके एंड क्रिमिनल लॉज को भी देख कर कि क्या वो मीन्स लोकल पुलिस उसे इसी हिसाब से इन्फोर्स कर रही है या हद से ज़्यादा तो अपनी पावर यूज़ नहीं कर रही। तो केसेस को क्या करना होगा, लार्ज स्केल पर चीज़ों को देखना होगा, जो प्रैक्टिसेस हैं अगर वो मजिस्ट्रेट की चेंज करनी पड़े तो वो भी करनी पड़ेगी। देन कानपुर एनकाउंटर केस एंड पुलिसिंग इशू, तो आप सभी को पता होगा कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे 8 पुलिस वालों को मार दिया था विकास दुबे ने एंड उसकी गैंग ने फ्राइडे को। सो मीन्स वो सस्पेक्टेड थे, नोटोरियस क्रिमिनल है एंड क्रिमिनल था नाउ लीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो वायलेंट सिग्नेचर है ये डिसफंक्शनल सोसाइटी का, क्योंकि फिर अभी जो पुलिस जो थी उन्होंने उनका एनकाउंटर किया या वट एवर जो भी था, एंड अलार्मिंग एमेसिएशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, क्योंकि यूपी जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। तो गैंगस्टर विकास दुबे पॉलिटिक्स, क्राइम, पुलिसिंग इस सब में इन्वॉल्व था वो, एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए खतरा था। क्रिमिनल गैंग्स जो थी उसने बनाई हुई थी, पॉलिटिक्स भी उसका साथ देती थी, पुलिस भी उसका साथ देती थी। रीज़न क्या है प्रेजेंट क्राइसिस के, तो जो पुलिस फोर्स है वो देखिए स्टेट की एक कोर्सिव आर्म होती है, एंड पुलिस की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, उसका इम्पैक्ट होता है कि गवर्नेंस कैसे होगी। तो पुअर ट्रेनिंग अगर पुलिस की होगी तो उससे वर्क एनवायरनमेंट ख़राब होगा। तो देर आर टाइम्स जब पुलिस का जो मिरर था वो भी करेक्टर के अंदर आया, एंड क्रिमिनल गैंग्स को जब वो मीन्स दे चेज डाउन। लेकिन जो कोर्सिव मीन्स बेसिकली देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम ऐसे आए हैं जब पुलिस मिरर इन करेक्टर द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन, मीन्स जब इनको लोगों को पकड़ा जाता है तो काफ़ी सारे पुलिस वालों के भी नाम सामने आते हैं। तो स्मार्ट पुलिसिंग की ज़रूरत है। स्मार्ट पुलिसिंग हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, दैट इज़ स्ट्रिक्ट हो, सेंसिटिव हो, मॉडर्न हो, मोबाइल हो, अलर्ट हो, अकाउंटेबल हो, रिलायबल हो, रिस्पॉन्सिव हो, टेक्नो सेवी हो एंड ट्रेंड हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने की ग्रास रूट लेवल पुलिसिंग सिस्टम की ज़रूरत है। मल्टीपल कॉसेज देखने होंगे एंड कोशिश करनी होगी कि थोड़ी ज़्यादा कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव अप्रोच अपनाई जा सके। एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाए जो पुलिस के फंक्शन के लिए पॉलिसीज बनाए। एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए जो कि उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशंस इन सबको देखे, मीन्स डीएसपी लेवल से नीचे होने चाहिए। एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाई जाए कि अगर पुलिस जो है वो कोई मिसकंडक्ट या अपनी पावर को अब्यूज़ करती है, गलत यूज़ करती है, तो उसके लिए एक कंप्लेंट अथॉरिटी हो। एंड डीजीपी को कम से कम 2 साल का मिनिमम टेन्योर प्रोवाइड किया जाए स्टेट फोर्सेस के अंदर, ये एक स्टेट में वो रहे। एंड जो ये इंश्योर करना होगा कि जो डीजीपी है उन्हें अपॉइंट किया जाए 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के अमंगस्ट, एंड ऑब्वियसली फॉर द प्रमोशन बाय द यूपीएससी। नाउ इन्वेस्टिगेटिंग पॉलिसी को लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से क्या करने की ज़रूरत है, सेपरेट करने की ज़रूरत है। एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी बनाना होगा। एंड ये कुछ ऑलरेडी हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस कमीशन है, रुबेरो कमेटी है, तो ये आप देख सकते हैं मेंस में कब आएगा।
नाउ सी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, तो अगेन जो विकास दुबे था उत्तर प्रदेश का, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड इशू सामने आए। तो 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है, इसके जो हेड होंगे वो जस्टिस रिटायर्ड शशिकांत होंगे। एंड कोई प्रोविजन नहीं है इंडिया लॉ में जो कि किसी भी ऑफिशियल को एथोराइज करे कि वो क्रिमिनल को एनकाउंटर कर सकते हैं अगर उसने कुछ क्राइम या ग्रीवियंसेस ना दिखाए हों इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो ये कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 100 है आईपीसी 1860 का, जो कि एम्पावर करता है किसी भी पर्सन को टू एक्सरसाइज इज राइट कि अगर प्राइवेट डिफेंस के अंदर आपको कोई मारने की कोशिश करता है या आपकी लाइफ को कोई खतरा हो तो उस टाइम ने आपने क्या किया, तो उसको थोड़ा हेल्प देता है ये एक्ट। एंड देन आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, तो इसमें पुलिस ऑफिसर को परमिशन मिलती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं पर्सन को। एंड सेक्शन 300 है आईपीसी का कि जो कल्पेबल होमिसाइड होती है वो मर्डर नहीं है। एंड पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर एक्ट कर रहा है एंड मीन्स बेसिकली कि आपको अगर कोई मारने की कोशिश करता है ना आपने अपने आप बचाव किया, तो ये इसके लिए कुछ एक्ट है। ये आपके बाकी जो व्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आप देख सकते हैं, मुझे लगता नहीं ज़रूरी है। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तो ये मेंस के लिए हम एक बार देख लेंगे, बाकी आप चाहे तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। नाउ ह्यूमन, यहाँ पे अगेन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यही कहता है कि पुलिस ऑफिशियल को कोई हक नहीं है किसी पर्सन की लाइफ लेने का। एंड 2010 में भी एनएचआरसी ने गाइडलाइंस इशू की थी कि एनकाउंटर से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे भी नोट लिखा हुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट एंड एनएचआरसी की गाइडलाइंस पर जा सकते हैं एनकाउंटर के, बिकॉज दिस इज़ नॉट हमारे एग्जाम के पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन देखिए नेट ग्रिड, दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसने एक मेमोरेंडम साइन किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ कि जो भी डाटाबेस होगा एफआईआर का, स्टोलन व्हीकल्स का, वो बनाया जाएगा। नेट ग्रिड 2009 में इसका कॉन्सेप्ट सामने आया था कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन होनी चाहिए सभी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। तो ये एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है एंड इट विल गो लाइव बाय December 31। तो ये एक मीडियम होगा कम से कम 10 सेंट्रल एजेंसीज के लिए, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो। सो 21 इसके अंदर जो डाटा होगा वो प्रोवाइड करेंगी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंक, इमिग्रेशन। नो ये अपोजिशन से फेसिंग अपोजिशन, क्योंकि वायलेशन हो सकता है इससे प्राइवेसी का, कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। एंड इसलिए भी क्वेश्चन में है क्योंकि कोई स्टेट एजेंसी या जो पुलिस फोर्स है वो डाटाबेस ले सकती है, दस रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ इमीडिएट एंड इफेक्टिव एक्शन। जो डिजिटल डाटाबेसेस है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए इसका अपोजिशन भी हो रहा है। तो हमें नेट ग्रिड की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगेन ये देखिए आजकल सब कुछ टेक्नो सेवी हम बन रहे हैं। सो जो डेंजर है, वाई डू वी नीड, जो डेंजर है सोफिस्टिकेटेड टूल लाइक नेट ग्रिड, इट फोर्सेज द पुलिस टू रिलाई ऑन हार्श एंड कोएर्सिव मेजर्स टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन अ क्रूड एंड डिग्रेडिंग फैशन। तो इससे थोड़ा सा बच पाएंगे। नाउ कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट होता है तो उसके काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ इनोसेंट भी होते हैं। तो एक बिकॉज ये नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है ना, तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेल्प करेगा उन लोगों का सस्पिशियस बैकग्राउंड्स देखने में भी, क्योंकि पूरा डाटा जो है वो रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। नाउ कुछ सैलिएंट फीचर्स रिजर्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के, वन नेशन वन वोटर आईडी। तो कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 65 से ऊपर हो वो वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से, ताकि उनको हो ना जाए कोरोना वायरस, इसीलिए। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ डिसेबल्ड सिटीजन्स को भी अवेलेबल है जिनकी एज 80 ईयर से अबव हो। नाउ अभी ओपिनियन में यही है कि ये जो अप्रोच है ये कुछ और लोगों को भी देनी चाहिए, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स। तो माइग्रेंट वर्कर्स क्या होते हैं, इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स। 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें 13.9 थे, मीन्स 1/3 लेबर फोर्स के वो अपनी वोटिंग राइट्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वासी, क्योंकि ये जहाँ पे इनका पूरा रिकॉर्ड रहता है, जहाँ की इनके पास वोटर आईडी होती है वहाँ पे ये रहते नहीं, दूसरी जगह रहते हैं, वहाँ वोट दे नहीं पाते हैं। सो इनको इनरोल नहीं हो पाते ये वोटर्स की तरह एट अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसीलिए तो सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है कि सभी इंडियन वोट करने के लिए एलिजिबल हों।
आधार लिंक्ड वोटर आईडी बेस्ड सॉल्यूशन बनाया जाए ताकि वोटिंग कर पाए माइग्रेंट वर्कर्स भी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड भी हमने पढ़ा था, ताकि इन लोगों को किसी भी शॉप से, जो पीडीएस की शॉप्स होती हैं, उन्हें खाना मिल सके। एंड वन नेशन वन वोटर आईडी होगा तो उससे भी ये हर जगह क्या कर पाएंगे, वोट कर पाएंगे। नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, एंड मींस वही पॉलिटिक्स के अंदर कितने लोग क्रिमिनल बैठे हैं, बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। बिहार के इलेक्शंस भी हुए थे अक्टूबर 2020 में, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस भी फाइल हुआ अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कि क्यों इतने लोगों को अलाउ किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं 2014 में 34% एमपीज थे जिनका क्रिमिनल केस था, एंड 2019 में 43%। तो ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि ऐसा क्यों होता है कि अगर ये लोग क्रिमिनल हैं तो फिर इनको क्यों मींस टिकट्स दी जाती हैं। तो ये एक बेकार बात है। एंड डायरेक्शंस भी इशू किए हुए हैं कोर्ट ने कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो अपने सभी जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल्स न्यूज़पेपर्स में भी डालेगी, एंड जो पेंडिंग केसेस हैं जिनके उनकी भी डिटेल्स डालेगी, एंड रीजंस भी बताएगी कि जो क्वालिफिकेशन है या जो अवेलेबल नहीं है किसी की क्वालिफिकेशन तो वो क्यों है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यही कहता है कि लॉ मेकर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। अगर आपका क्रिमिनल केस में कोई नाम हो जाएगा तो फिर आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। एंड सेक्शन 8 भी ये कहता है कि आपको अगर सज़ा हो रखी है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ट्रायल में है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप कंटेस्ट कर सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन करा हुआ हो, वोट बैंक, लैक ऑफ गवर्नेंस। तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को टिकट्स नहीं देनी चाहिए। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसे अमेंड करना होगा कि भाई जिन लोगों ने बहुत ही हिनियस नेचर के क्राइम करे हुए हैं तो इन लोगों को हटाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो बनने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कैंपेन फाइनेंसिंग के अंदर। एंड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास पावर भी होनी चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट कर सके। 2004 में भी 24% एमपीज थे जिनका क्रिमिनल केस था। ये डाटा ध्यान रखिएगा, मेंस के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। 2019 में 43%। अब ये देखिए नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ है, जो करंट अफेयर है वो इसी से रिलेटेड है कि राज्यसभा के 24% जो मेंबर्स हैं उनके क्रिमिनल केसेस हैं। एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एनालाइज किए हैं राज्यसभा के एमपीज के सेल्फ स्वॉन एफिडेविट्स कि जो 229 जो है 233 राज्यसभा की जो सीट्स थी उसके 229 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को बताते हैं 54 एमपीज यानी कि 24% क्रिमिनल केसेस है उनके। एंड 229 एमपीज में से 28% ने सीरियस क्रिमिनल केसेस किए हुए हैं। 203 मीन्स 89% के जो डिक्लेयर्ड एसेट्स है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। ये आप कुछ सुप्रीम कोर्ट के अगेन कुछ केसेस है, ये आपके मेंस में काम आएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कहा गया है कि आप पनिश करेंगे मींस पॉलिटिकल पार्टीज जो है अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसके बारे में बताएंगे। एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, लिली थॉमस है, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि लॉ मेकर्स जो है वो इलेक्शंस नहीं कर सकते। अगेन अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है, सेम पॉइंट्स है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन। देन देखिए अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। Now, appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. So, सबसे पहले गवर्नर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आनंदीबेन पटेल को गवर्नर जो थे उत्तर प्रदेश के उनको गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश भी बना दिया है इन एडिशन टू हर ऑन ड्यूटीज़। सो ये नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये कहा गया था कि एक ही गवर्नर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये आनंदीबेन पटेल को काम सौंप दिया है उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का। गवर्नर या जो एलजी होते हैं इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 ईयर्स होता है, लेकिन पहले भी इनको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे प्रेसिडेंट को। एंड सो गवर्नर जो है वो प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, प्लेजर पर होते हैं। मीन्स इनका जो टर्म है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर है। इम्पीचमेंट इनका नहीं होता, मीन्स इनको डायरेक्टली ही रिमूव किया जाता है।
ठीक है। कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स इनकी ध्यान रखिएगा, गवर्नर की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब चाहें लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर इनको चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर दे तो। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेल हो गई है तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया हो ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए उस बिल को रख सकते हैं। किसी भी पर्सन को ये चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी ना हो। गवर्नमेंट ऑफ आसाम, मेघालय, AMTM जो आपके 6 शेड्यूल के अंदर आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनको कितनी अमाउंट पे करनी है ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, वो भी ये लोग डिटरमाइन करते हैं। चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि स्टेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर कैसे चल रहे हैं। ये किसी ऑर्डिनरी बिल को साइन करने से भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है, मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल गवर्नर चाहे महाराष्ट्र के हों तो वो भी काफ़ी जो न्यूज़ में रहे थे, तो हो सकता है प्रीलिम्स के अंदर इसका क्वेश्चन बन जाए। नाउ प्रॉब्लम क्या है, एक तो इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर, फिक्स टर्म नहीं है। इसीलिए आपको पता होगा 1980s के टाइम पे जब कांग्रेस आई थी तो उन्होंने बीजेपी के MLA जो गवर्नर थे उनको हटा दिया था, जब बीजेपी आई तो उन्होंने कांग्रेस वालों को हटा दिया। तो जो मैनर है इनकी अपॉइंटमेंट का एंड जो टेन्योर है वो इनका मीन्स फिक्स्ड नहीं है, सो दिस इज़ द इशू। देन देखिए, राजस्थान क्राइसिस पुट्स गवर्नर्स पावर इन द स्पॉटलाइट। तो अब यहाँ पे राजस्थान की क्राइसिस कल मैंने आपको बताया था, तो गवर्नर की पावर एंड स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर उनका क्या रोल रहता है। तो जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे उन्होंने गवर्नर को एक्यूज़ किया कि ये प्रेशर में एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर अगेन सेंट्रल से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें अपॉइंट करती है। एंड राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत है वो कांग्रेस के हैं, ठीक है। सेंटर में पावर जो है वो बीजेपी की है, तो इससे थोड़े बहुत इशू ऐसा अशोक गहलोत ने एक्यूज़ किया है। नाउ क्या गवर्नर बाउंड है कि जो चीफ मिनिस्टर या जो लेटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो एडवाइस देंगे क्या वो उन्हें फॉलो करनी ही करनी होगी, किस एक्सटेंट तक जो गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन आर्टिकल 163 एंड 174 इसके लिए देखना होगा। 163 यही कहता है कि जो CM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं गवर्नर को, एंड गवर्नर जो है वो टाइम टू टाइम अगर उन्हें लगता है वो इंटरवीन भी कर सकते हैं बीच बीच में कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 2016 में नबम रेबिया वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर का केस आया था कि भाई गवर्नर की पावर जो है हाउस को सम्मन करने की, प्रोरोग करने की, डिसॉल्व करने की, वो सिर्फ तभी होनी चाहिए जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको एडवाइस करे। अगर गवर्नर के पास रीजंस हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही लूज हो गया है तो वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। तो इस केस के अंदर यही कहा गया कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि उन्हें CM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। नाउ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाशी जुडिशियल बॉडी, सो इनको हम कल करते हैं, ठीक है। आज हमने 15 पेजेस किए हैं। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब है, सो इस वजह से वीडियोस जो है वो बनने में थोड़ी देरी हो रही है, बट मैंने कहा है कि मैं इस मंथ में इसको कंप्लीट कर दूंगी, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जुलाई के करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे अगस्त के महीने में ही, एंड नेक्स्ट मंथ हम अगस्त के करंट अफेयर और करेंगे। ध्यान रखिएगा, सितंबर के बस हम करंट अफेयर्स 15 डेज़ के ही करेंगे, ओके। उसके बाद हम वो करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स के बाद करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। आप वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।